गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूथ पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन टाइम्स का के बुक का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिससे कि आपके सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसमें 26,712 प्लस क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन इसमें कितना क्वेश्चन दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन का इसमें 12,350 क्वेश्चन दिया गया है, तो 12,350 क्वेश्चन को ही पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। जो कोई भी जेईई एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने में हेल्पफुल होगा। इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करेंगे आज से। इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट करेंगे और सारा सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। कि पहला इलेक्ट्रिकल मशीन 1 है, उसके बाद सारा सब्जेक्ट हम धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ आर देयर इन ए 6 पोल सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग डीसी मशीन। पैरेलल पाथ 6 पोल सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग का डीसी मशीन में कितना होगा। तो अगर यहाँ पोल कितना है, पोल 6 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोल 6 है, सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स मतलब 1 और लैप बॉन्ड है। लैंप बॉन्ड में पैरेलल पाथ उतना ही होता है जितना कि पोल होता है। तो पैरेलल पाथ है 6 हो जाएगा, क्योंकि पोल कितना है 6 है, तो पोल पैरेलल पाथ 6 हो गया। पोल लैब बाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ और पोल इक्वल होते हैं। और जहाँ की वेव बाइंडिंग अगर यहाँ पे आ जाए तो पैरेलल पाथ कोई भी हो, सिंप्लेक्स हो या डुप्लेक्स हो, वेव बाइंडिंग आ गया इसका मतलब पैरेलल पाथ 2 ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड। वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन ऑफ। वेव बाइंडिंग को हम डीसी मशीन में किस लिए यूज करते हैं, हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए करते हैं, लो करंट रेटिंग के लिए करते हैं। तो वेव बाइंडिंग को हम लो करंट और हाई वोल्टेज का रेटिंग के लिए करते हैं। और जहाँ अगर लैब बाइंडिंग का बात हो तो लैब बाइंडिंग हम हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए करते हैं, और वेव बाइंडिंग करते हैं लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। जहाँ पर हाई वोल्टेज रेटिंग हो वहाँ वेव बाइंडिंग का यूज करेंगे, और लैब बाइंडिंग अगर हो हाई करंट रेटिंग का ही यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग। कौन सा मशीन इक्वलाइजर रिंग नहीं यूज करते हैं। तो 4 पोल सिंप्लेक्स वेव बॉन्ड में डीसी मशीन नहीं यूज करते हैं। ऐसे इक्वलाइजर रिंग यूज क्यों करते हैं। इक्वलाइजर रिंग हम लोग अवॉइड सर्कुलेटिंग करंट को करने के लिए करते हैं। सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन है, 4 पोल 2 लेयर डीसी लैब बाइंडिंग with 2 slots and 1 conductor per layer, the number of commutator bars। पोल कितना दिया, पोल 4 दिया हुआ है, 2 लेयर है, और पैरेलल पाथ चूँकि लैब बाइंडिंग है तो लैब बाइंडिंग के चलते इसका पैरेलल पाथ हो गया 4, और नंबर ऑफ स्लोट्स दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ स्लोट्स दिया हुआ है 20। तो कम्यूटेटर बार्स होता है, कम्यूटेटर बार हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर बार इक्वल टू नंबर ऑफ स्लोट्स होता है। तो नंबर ऑफ स्लोट्स दिया हुआ 20, जो कि इसलिए कम्यूटेटर बार हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस द डेवलप टॉर्क डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस में डेवलप टॉर्क डिपेंड क्या पे करेगा, स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ और टॉर्क एंगल पे करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में अगर जो हमें डेवलप टॉर्क होता है, टॉर्क अगर वहाँ पर डेवलप करेगा तो ये डिपेंड किस पे करता है, या फिर स्टेटर कैसे वो डेवलप होता है। तो स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ और टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है। स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल पे डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड इंट्रैक्शन टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को हम इंट्रैक्शन टॉर्क भी बोलते हैं। इट इज़ गिवन बाय टी। टी जो कि टी प्रोपोर्शनल टू स्टेटर फील्ड स्ट्रेंथ इनटू रोटर फील्ड स्ट्रेंथ साइन डेल्टा होता है, जहाँ कि डेल वहाँ पे क्या है, टॉर्क एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द EMF induced in a conductor rotating is a bipolar field। EMF कंडक्टिव रोटेटिंग बाइपोलर फील्ड इज। बाइपोलर फील्ड में जो EMF इंड्यूस होता है वो कैसा होता है, AC। कंडक्टर में जनरेटर हो,
जनरेटर हो या मोटर हो, इससे कोई मैटर नहीं। ये मोटर हो या जनरेटर हो, कंडक्टर में एसी ही होता है, एसी का ही इंड्यूस होता है ईएमएफ, तो हमेशा एसी ही होगा। द ईएमएफ इंड्यूस इन कंडक्टर रोटेटिंग। तो कोई भी जनरेटर हो या मोटर, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमें एसी ही चाहिए जब बाइपोलर फील्ड हो। ईएमएफ इंड्यूस कंडक्टर रोटेटिंग बाइपोलर फील्ड अल्टरनेटिंग इज जनरेटेड बाय रेट ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर ईएमएफ इन ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में आर्मेचर ईएमएफ को जो वेव फॉर्म बनता है कैसा बनेगा, तो ये एक फिगर देख सकते हैं कि आर्मेचर ईएमएफ का अगर फिगर बनेगा ट्रायंगुलर होता है। आर्मेचर फ्लक्स का ये फिगर है, आर्मेचर ईएमएफ का ये, तो आर्मेचर ईएमएफ का जो वेव फॉर्म बनता है ट्रायंगुलर होता है। और आर्मेचर फ्लक्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फ्लैट टॉप्ड होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि अगर ईएमएफ का वेव फॉर्म पूछेगा, ईएमएफ का अगर वेव फॉर्म पूछता है तो ट्रायंगुलर, और फ्लक्स का वेव फॉर्म पूछेगा तो फ्लैट टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर वाला का ही ये देखिए कि अगर ये इसमें ईएमएफ का पूछ रहा तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनेगा। अगर फ्लक्स का पूछता है जो कि 8 नंबर क्वेश्चन में है, मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होगा, द फ्लैट पैटर्न ट्रैपेजोइडियल, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये आर्मेचर फ्लक्स का फिगर है और ये आर्मेचर ईएमएफ का फिगर है, जो कि आर्मेचर ईएमएफ ट्रायंगुलर बन रहा है और आर्मेचर मेन फील्ड फ्लक्स का बन रहा है फ्लैट टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड यूटिलाइज्ड इन जनरेटर। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसमें, जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर। डमी कॉइल्स हम क्यों यूज करते हैं, मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज करते हैं। डमी कॉइल को हम नहीं कुछ में यूज नहीं करते हैं। डमी कॉइल को हम मैकेनिकल बैलेंस के लिए एक डमी कॉइल की हमें ज़रूरत पड़ता है, इसलिए डमी कॉइल को आल्सो नाम जाते हैं डेड कॉइल। एक रेस्ट रेस्ट ऑफ द वाइंडिंग से कनेक्टेड नहीं आता, बस एक मैकेनिकल बैलेंस के लिए इस पर लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर है फील्ड एनर्जी इक्वल टू द को एनर्जी। लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के लिए फील्ड एनर्जी इज इक्वल होना चाहिए को एनर्जी का। इन इलेक्ट्रिकल मशीन मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इट्स। पहला है लोअर्स द पावर एफिशिएंसी, प्रोड्यूस फ्रीगिंग लीडिंग टू दियर इंक्रीज वेट। तो इसमें 2 और 3 सही है, प्रोड्यूस फ्रीगिंग और लीडिंग द दियर इंक्रीज वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए मशीन हैज P poles and the armature rotates in a revolution per minute, then the frequency of induced in the armature winding of the machine। तो हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो Pn/120 होता है, जहाँ की P इक्वल टू क्या है, P पोल है, नंबर ऑफ पोल ऑफ मशीन, और N है आर्मेचर स्पीड इन RPM में, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर वाइंडिंग फ्रीक्वेंसी का। तो अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछता है तो Pn/120। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि N का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 120F/P। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स द फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर ऑफ द जनरेटर। डायरेक्शन ऑफ करंट द कंडक्टर का जनरेटर में कंडक्टर को करंट का फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा हेल्प करता है, कौन सा रूल हमें हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ जनरेटर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ करंट को हमें बताता है। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये दिखाता है कि
कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन ए मूविंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब वाइंडिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर द विच टाइप ऑफ मशीन। लैब वाइंडिंग को हम हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। लैब वाइंडिंग अगर हमें एक क्वेश्चन आएगा तो हाई करंट के लिए यूज करते हैं, लो वोल्टेज के लिए। अगर वेव वाइंडिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो हम हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायनेमो इज समटाइम्स सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली इट्स अ सोर्स ऑफ। समटाइम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ हो जाएगा। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर इन द डीसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइस एज कॉल्ड। अगर एसी को हम डीसी में जो चेंज करता है डायरेक्ट वोल्टेज में, तो क्या के द्वारा चेंज होता है? तो हमेशा ये कम्यूटेटर के द्वारा ही चेंज होगा, क्योंकि अगर डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, हमेशा कंडक्टर में एसी ही इंड्यूस होता है, डीसी इंड्यूस नहीं होगा। तो एसी को डीसी में करने के लिए या एसी को एसी में बने रहने के लिए उसमें कम्यूटेटर को यूज करते हैं। तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में भी एसी को डीसी में करने के लिए किसका यूज करेंगे? कम्यूटेटर का। बट ये हमें ये डिफाइन करेगा कि मशीन मोटर है या जनरेटर है। अगर मोटर है और डीसी मशीन में तो मैकेनिकल इन्वर्टर जैसा ये बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टेंस वोल्टेज ऑफ डीसी मशीन इन टाइम ऑफ कम्यूटेशन। अरे सबसे पहले तो ये जाने कि रिएक्टेंस वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज का फार्मूला आता है वी आर इक्वल टू एल सेल्फ, एल मतलब इंडक्टर, तो एल सेल्फ इंटू 2I बाई TC। ये है रिएक्टेंस वोल्टेज का फार्मूला, एल इंटू 2I बटा TC। इसको याद करने के लिए हमें ये कर सकते हैं कि जैसे कि V इक्वल टू ई इक्वल टू हमें एक फार्मूला होता है इंटू 2I बाई TC। रिएक्टेंस वोल्टेज और डीसी मशीन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के इस फार्मूला से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंस वोल्टेज और डीसी मशीन जो है और टाइम का प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट है या इक्वल है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये देखिए कि रिएक्टेंस वोल्टेज जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग इन डीसी मशीन। और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर। कौन सा वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग का सीरीज में लगता है? तो अगर सीरीज में लगाने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज करते हैं और कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग भी होता है। कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग अगर हम वहाँ पे लगाते हैं या कंपनसेटिंग वाइंडिंग या लगाते हैं तो सीरीज में ही लगाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का। तो आर्मेचर वाइंडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग हो, इसके अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ के हमको पता चलेगा कि लगाते हैं। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन और नो लोड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है कि अगर डीसी मशीन में अगर नो लोड हो, कोई लोड नहीं हो, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के कोइंसाइड करता है। कि अगर लोड नहीं है और नो लोड हो तो वहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, कोई लॉस नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे ही वो कोइंसाइड रहता है। बस जैसे ही अगर कोई लोड हम डालते हैं तो वहाँ पे एमएनए हो जाता है। जैसे कि कुछ ब्रश जो है थोड़ा शिफ्ट करता है, इसे एमएनए बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नो लोड पर पूछ रहा है तो कोइंसाइड करेगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे। इन डीसी जनरेटर व्हेनेवर द रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज मिनिमम एंड रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। अगर कॉइल पैरेलल में तो लाइन ऑफ फ्लक्स का है
तो फ्लक्स लिंक करेगा विद द कॉइल मिनिमम और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन रिप्रेजेंट द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि ये फिगर देखिए कि लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर का जस्ट टच द ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट टच करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है क्रिटिकल रेजिस्टेंस का, ये फिगर है। तो ये देखिए ये फिगर जो जस्ट टच करता है, तो ये पूछ लाइन रिप्रेजेंट द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर जस्ट टचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन इज प्लेस्ड। कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी मशीन कहाँ पे है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो योग ऑन योग द पोल फेसेस पे, पोल फेसेस पे यूज करते हैं, पोल फेसेस पे। मशीन का जो पोल होता है पोल पे नहीं, पोल सो पे यूज करते हैं, पोल सो, पोल सो पे यूज करते हैं, है ना। पोल सो के पोल जैसे कि पोल फेस पे हम यूज कर रहे हैं उसी को पोल सो बोलते हैं। पोल फेसेस पे ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिमेट्रिकल रोटेटिंग मशीन द इम्पीडेंस मेट बाय आर्मेचर करंट ऑफ गिवन सीक्वेंस इक्वल टू द 3 फेजेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ए पोल सो इन डीसी मशीन, पोल सो का डीसी मशीन में पोल सो का फंक्शन क्या है, इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स को, इनफॉर्म फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का पोल सो का हमारा काम होता है। पोल सो का क्या क्या काम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, यूनिफॉर्म के तरीके से फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड सपोर्ट करता है फील्ड वाइंडिंग का, एंड लो रिलक्टेंस पाथ को प्रोवाइड कराता है पोल सो। फिर इन 4 पोल डीसी मशीन कॉइल स्पैन 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है जिसे कि इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालते हैं, एक मैकेनिकल डिग्री निकालते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री को हम निकालना हो तो P/2 इंटू थीटा एम होता है, जहाँ के थीटा इलेक्ट्रिकल है, थीटा एम मैकेनिकल है। तो यहाँ पे पोल दिया हुआ है 4, कॉइल स्पैन दिया हुआ है 120, ठीक है, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए एक फार्मूला होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, बट ये फार्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा, अब कॉइल स्पैन मतलब मैकेनिकल डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये फार्मूला से ही हम थीटा एम निकाल सकते हैं। थीटा एम निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इंटू 2/P, तो हुआ ना। तो ये हो गया फार्मूला, जहाँ से यहाँ थीटा एम कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, द योक इन लार्ज डीसी मशीन इज मेड ऑफ। लार्ज डीसी मशीन के लिए योक बना हुआ रहता है क्या चीज़ का, कास्ट स्टील का। अगर स्मॉल डीसी मशीन हो तो योक बना हुआ रहता है कास्ट आयरन का। ये कास्ट आयरन इज चीपर इन कॉस्ट बट हेवियर देन स्टील। कॉस्ट में तो ये चीपर होता है, स्मॉल डीसी मशीन के लिए हम यूज करते हैं, बट ये बहुत ही हैवियर होता है। देयरफॉर लार्ज डीसी मशीन में, इसीलिए लार्ज डीसी मशीन में हम कास्ट स्टील को यूज करते हैं। द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टेडी स्टेट। फिर ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, तो मोटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय शंट एंड सीरीज फील्ड एक्ट एज डायरेक्शन। इन डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय शंट एंड सीरीज फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में करेगा।
अपोजिट डायरेक्शन में करता है कि इसीलिए तो उसमें माइनस में करते हैं, और डिफरेंशियल में माइनस में होगा और इस कम्युलेटिव में प्लस में यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। पिच ऑफ वेव वाइंडिंग का क्या होगा? पिच ऑफ वेव वाइंडिंग का एक सूत्र होता है जिसमें कि YV प्लस YF होगा पिच ऑफ वेव वाइंडिंग का। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंड अ सिमिलर टॉप कॉइल साइड इज कॉल्ड, डिस्टेंस में टू कंसेक्यूटिव एंड सिमिलर टॉप कॉइल साइड इज कॉल्ड द वाइंडिंग पिच बोलते हैं। फिर विच पार्ट ऑफ DC मोटर हैज़ द मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स DC मशीन का किस पार्ट पे ज़्यादा होता है? लीडिंग पोल टिप पे, ये इंटरपोल पे, या ट्रेलिंग पोल टिप पे, या पोल कोड पे? तो ये आंसर हो जाएगा लीडिंग पोल टिप। लीडिंग पोल टिप पे मैक्सिमम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रशेस ऑफ DC मशीन आर मेड ऑफ, ब्रश बना हुआ रहता है DC मशीन में कार्बन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंटरपोल इन DC मशीन। 1 और 2 हो जाएगा। रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट इंटरपोल रीजन एंड वाइंडिंग द कंडक्टर सीरीज बाय द आर्मेचर। इंटरपोल को हम इंटरपोल के बारे में क्या सही है, तो इंटरपोल में यूज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने में, और इंटरपोल को हम वाइंडिंग एंड कंडक्टर सीरीज आर्मेचर में सीरीज में लगा के करते हैं। क्वेश्चन है पोल शो ऑफ DC मशीन लैमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ, पोल शो को हम लैमिनेटेड करते हैं DC मशीन में। लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? लैमिनेट हम करते हैं ED करंट लॉस को डिक्रीज करने में। अगर पोल शो को अगर हम लेमिनेशन के द्वारा लैमिनेट करते हैं तो ED करंट लॉस डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के बारे में कौन सा बात सही है? इट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर इन मोटर, इट एक्ट्स रेक्टिफायर इन जनरेटर, इट्स अ फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। ऑल ऑफ द होगा क्योंकि मोटर के लिए इन्वर्टर के काम करता है और जनरेटर के लिए रेक्टिफायर का, क्योंकि मोटर में DC से DC बनता है, DC से AC चेंज करता है, इसमें AC से DC, ऑल हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द अबव। रेजिस्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कंडक्टर पे भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी, और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ डिस्क्राइब द डायनेमिकली इंड्यूस EMF इन ए जनरेटर। डायनेमिकली इंड्यूस का EMF का किस पे डिस्क्राइब करता है? तो फ्रेडे लॉ का। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी DC मोटर में। क्या होगा? EB × I हो जाएगा।